जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों ITR यानी इनकम टैक्स रिटर्न, अगर आपकी इनकम एक सर्टेन लिमिट से क्रॉस कर जाती है तो ITR भरनी आपके लिए जरूरी हो जाती है। दोस्तों इनकम टैक्स के अंदर आपको 5 तरह से इनकम हो सकती है। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम PGBP, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। दोस्तों इनकम के हिसाब से ही आपको जो है आपका ITR का फॉर्म डिफाइन होता है कि कौन सी ITR आपको भरनी है। अगर आपकी इनकम फ्रॉम सैलरी है, इनकम फ्रॉम एक हाउस प्रॉपर्टी है और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है तो ITR 1 आपके लिए सुटेबल रहने वाला है। दोस्तों फाइनेंशियल ईयर 2021 की ITR की लास्ट डेट 31 जुलाई थी, जिसे कि 2 महीने बढ़ाकर के 30 सितंबर कर दिया गया है। तो इस वीडियो के अंदर हम ITR 1 को भरने वाले हैं प्रैक्टिकली शुरू से लेकर के लास्ट तक, कैसे आप अपनी रिटर्न खुद भर सकते हैं। दोस्तों वैसे तो आपको किसी टैक्स प्रोफेशनल्स की, चार्टर्ड अकाउंटेंट की हेल्प से ही आपको ये ITR भरनी चाहिए, लेकिन फिर भी अगर आप अपनी रिटर्न खुद भरना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है और आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे तो इसे लाइक करना ना भूलें और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए दोस्तों आपको कंप्यूटर या लैपटॉप की ही सहायता लेनी है, क्योंकि ये कि एक अच्छा व्यू आपको शो करेगा और काफ़ी सारी चीज़ें हैं वो आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएंगी। भरने को तो आप मोबाइल से भी भर सकते हैं, लेकिन वो आपके लिए इनकन्वीनियंट रहने वाला है। तो आपको आपके लैपटॉप या कंप्यूटर में ब्राउजर ओपन करने के बाद में इनकम टैक्स की वेबसाइट को ओपन करना है, जो कि incometax.gov.in है। दोस्तों पहले ये वेबसाइट काफ़ी लंबी चौड़ी होती थी, अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 4242 करोड़ रुपए देकर के इन्फोसिस को ये साइट है जो थोड़ी सी छोटी करवा ली है। जैसे ही आप इस वेबसाइट पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों आपको ये होम पेज यहाँ पे खुल जाएगा। इसमें ओवर सर्विसेज, काफ़ी सारी सर्विस इन्होंने दी है जो कि पहले से काफ़ी अपडेट किया है। इनके बारे में हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी हमें सीधा ही इनकम टैक्स रिटर्न भरने के प्रोसेस को स्टार्ट करना है। तो इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए आपको इस पोर्टल पे दोस्तों लॉगिन करना पड़ेगा। जो व्यक्ति पहली बार रिटर्न भर रहा है या जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो वो तो यहाँ पे आकर के रजिस्ट्रेशन कर लेंगे अपना, जो कि काफ़ी इजी प्रोसेस है। नॉर्मल से जो क्वेश्चन डिटेल पूछेगा वो डाल के रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, और जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कर रखा है वो लॉगिन पर आ जाएंगे। लॉगिन ID और पासवर्ड। लॉगिन दोस्तों पहले आपका सिर्फ पैन नंबर ही होता था लॉगिन ID, अब पैन कार्ड की जगह आधार कार्ड भी आप यूज कर सकते हैं अपनी यूजर ID के लिए। हमने पैन नंबर डाल के जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक किया दोस्तों, तो ये आपको एक तो कन्फर्म यहाँ पे करना है एक्सेस मैसेज को, प्लस में आपको अपना जो है वो पासवर्ड डाल देना है। पासवर्ड डालने के बाद आपको कंटिन्यू पे ओके करना है। जैसे ही आप कंटिन्यू पे ओके करेंगे दोस्तों तो आपका ये पोर्टल यहाँ पे शो हो जाएगा कि ये आपने लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने के बाद में दोस्तों यहाँ पे दो आपको साइड दिखा रहा है। एक तरफ आप ये ऑप्शंस हैं जो ये सर्विसेज हैं ये चूज कर सकते हैं, ये चीज़ों को फ़ायदा उठा सकते हैं, और दूसरी तरफ दोस्तों ये अगर बेनिफिट लेने हैं आपने तो आप अपनी प्रोफाइल अपडेट कर दीजिए। तो हमने इसको स्किप कर दिया है, हम हमारी प्रोफाइल अभी अपडेट नहीं कर रहे हैं, इसको हम बाद में करेंगे। अब दोस्तों हमें इनकम टैक्स रिटर्न भरना है। जैसे मैंने आपको बताया था, इनकम टैक्स रिटर्न भरने से पहले आपको अपना फॉर्म 26AS जरूर चेक करना है, जिसमें कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास हमारी इन्फॉर्मेशन पहले से क्या जा चुकी है वो उन्हें पता लग जाएगी। तो इसके लिए दोस्तों हमें इनकम टैक्स रिटर्न, ये जो दूसरा ऑप्शन है E-फाइल का, इसमें इनकम टैक्स रिटर्न पर ओके करना है। इसको क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे 4 नंबर पर व्यू फॉर्म 26AS, अब जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये बोलेगा कि हम आपको एक नए वेबसाइट पर लेके जाना चाहते हैं, आपको रीडायरेक्ट करेंगे, तो हमें इसे कंफर्म कर देना है। जैसे इसे हम कंफर्म करेंगे दोस्तों TDS की ट्रेसेस की साइट यहाँ पे खुल गई है। हम इसको एग्री करके प्रोसीड कर देंगे। प्रोसीड करने के बाद दोस्तों व्यू टैक्स क्रेडिट फॉर्म 26AS के ऊपर हम क्लिक कर देंगे और यहाँ से हमें आपका असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है। दोस्तों असेसमेंट ईयर जो हमारी रिटर्न भर रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 2021 की, उसका असेसमेंट ईयर 21-22 होगा, जिसे हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। HTML के ऊपर सिलेक्ट करके हम व्यू और डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। जैसे ही दोस्तों हम व्यू डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे सारी डिटेल आ जाएगी कि TDS किसने काटा है आपका, कितना आपने एडवांस टैक्स भरा है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन में अगर कोई आपकी लेन देन है तो वो यहाँ पे आ जाएगी। तो दोस्तों पार्ट A के अंदर डिटेल ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, मतलब आपका टैक्स है जो डिडक्ट कर लिया है किसी व्यक्ति ने, जो कि ब्रांच ऑफिस के नाम से आ रहा है। ब्रांच ऑफिस दोस्तों अगर आप LIC के एजेंट हो तो आपको जो कमीशन मिलता है वो इस नाम से ही नॉर्मली यहाँ पे शो होता है। तो ये व्यक्ति LIC में एजेंट हैं, इनकी यहाँ पे ये अमाउंट पेड किया है, मतलब इतने रुपए का कमीशन उनको मिला है और इतना रुपया इनका TDS भी काट लिया है। TDS मतलब जो काट के इनकम टैक्स को इन्होंने जमा करा दिया है।
ये हमने देख लिया है। इसके अलावा हमारे पास कोई ऐसी डिटेल नहीं आ रही है जो हमारे काम की है, तो हम इसको दोस्तों यहाँ पर एक बार इसको ओपन करके छोड़ देंगे, क्योंकि बाद में हमें इसकी रिटर्न भरते समय जरूरत पड़ेगी। हम वापस से अपने पोर्टल पर आ गए हैं और आपको दोस्तों रिटर्न भरने के लिए ई फाइल पे जाने के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे दोस्तों तो आपसे असेसमेंट ईयर पूछेगा कि आप किस साल की रिटर्न भरना चाहते हैं। तो आपको असेसमेंट ईयर 21-22 ही सिलेक्ट करना है, जो कि करंट असेसमेंट ईयर है। और उसके बाद में यहाँ पे आपको ये सिलेक्ट करने नहीं दे रहा है, तो आपको घबराना नहीं है दोस्तों, सिर्फ साल सेलेक्ट करके आपको कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन पूछेगा कि आपको कैसे रिटर्न भरनी है, ऑनलाइन भरनी है या ऑफलाइन भरनी है। दोस्तों ऑफलाइन के अंदर आपको यूटिलिटी वगैरह डाउनलोड करनी पड़ेगी, 1 2 3 4 5 ये सारी रिटर्न आप भर सकते हैं ऑफलाइन, तो 1 से लेकर 7 तक। और जो ऑनलाइन भरेंगे तो ऑनलाइन में दोस्तों आपको ITR 1 और 4 ही भरी जाएगी, लेकिन ये रेकमेंड यही कर रहे हैं अगर आपकी ITR 1 या 4 है तो आप ऑनलाइन ही भर दीजिए। तो हमारी ITR 1 है दोस्तों, क्योंकि सैलरी की इनकम है, ट्यूशन की इनकम है, LIC का कमीशन है और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में सेविंग और FD का ब्याज है। तो हम ऑनलाइन पर क्लिक करके ओके कर देंगे दोस्तों। तो यहाँ पे हमने अगर पहले कोई रिटर्न भरने की कोशिश की थी तो यहाँ पे ये दिखा देगा कि आपने पहले ट्राई किया था। अदरवाइज टू फाइल ए फ्रेश इनकम टैक्स रिटर्न स्टार्ट न्यू फाइलिंग, तो हम स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर ओके कर देंगे दोस्तों। जैसे ही हम ओके करेंगे तो ये हमारा स्टेटस पूछेगा। ये क्वेश्चन मुझे लगता नहीं कि इन्हें पूछना चाहिए था, क्योंकि हमारा पैन नंबर दोस्तों 4th कैरेक्टर P है, जो कि पर्सन होता है वो इंडिविजुअल का ही होता है। तो HUF फॉर अदर की तो हमारे बात ही नहीं होती है। तो इंडिविजुअल पे क्लिक करके हम इसको कंटिन्यू कर देंगे। जैसे ही आगे हम बढ़ेंगे दोस्तों तो हमें ये ITR फॉर्म के बारे में पूछेगा। जैसे मैंने आपको बताया था ऑनलाइन आप ITR 1 और 4 दो ही रिटर्न भर सकते हो, तो ITR 1 को सेलेक्ट कर लिया है हमने और ये अब आपको बता देगा कि ये इंडिविजुअल के लिए है। ऐसा कोई व्यक्ति जिसकी इनकम 50 लाख रुपए तक है, सैलरी, एक हाउस प्रॉपर्टी है और अदर सोर्स की इनकम है, वो ये व्यक्ति भर सकता है। और एग्रीकल्चर इनकम जिसकी सिर्फ 5000 रुपए तक है वो ये रिटर्न भर सकता है। तो हमें प्रोसीड विद ITR 1 के ऊपर ओके करना है दोस्तों। इस रिटर्न को हमने 3 स्टेप में भरना है। वैलिडेट योर रिटर्न्स ब्रेकअप प्री फिल्ड, जो आपका पहले से डेटा आ रहा है उसको आप वैलिडेट कर सकते हैं। कन्फर्म योर रिटर्न समरी और वेरीफाई एंड रिटर्न सबमिट योर रिटर्न। तो हम लेट्स गेट स्टार्टेड पर क्लिक करके हम इसको स्टार्ट करते हैं दोस्तों। जैसे ही हमने स्टार्ट किया तो ये हमें पूछ रहा है कि आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न क्यों भरना चाहते हो। इसके अंदर आपको इनका रीजन देना पड़ेगा। जैसे कि इनकम टैक्स रिटर्न भरने की जो लिमिट है वो 2.5 लाख रुपए है। ऐसा कोई व्यक्ति जो 60 साल तक है उसे अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न भरनी पड़ेगी। 3 लाख रुपए है ऐसा कोई व्यक्ति जिसकी इनकम 3 लाख रुपए तक है, जिसकी जो एज है 60 साल से 80 साल तक है। और 5 लाख रुपए है ऐसा कोई व्यक्ति जिसकी इनकम 80 साल से ऊपर है। मतलब हमारी इनकम दोस्तों 2.5 लाख रुपए से ऊपर है, तो हमने ये लिख दिया टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक एजम्पशन लिमिट। मतलब हमारी लिमिट से ज़्यादा इनकम है तो हम इसको रिटर्न को भरना चाहते हैं। अदरवाइज दोस्तों सेक्शन 139(1) के 7th प्रोविजो है दोस्तों, ये बोलता है अगर आपने करंट अकाउंट में 1 करोड़ से ऊपर जमा करवा दिया है आपने कैश, तो आपको रिटर्न भरनी पड़ेगी। अगर आपने विदेश में यात्रा की है और 2 लाख से ज़्यादा का किराया आपने खर्चा किया है तो आपको रिटर्न भरनी पड़ेगी। अगर आपने बिजली का बिल 1 लाख से ज़्यादा का दिया है पिछले साल में तो आपको रिटर्न भरनी पड़ेगी। मतलब अगर आपकी इनकम कम है, अगर ये कंडीशंस फॉलो होती है तो आपको यहाँ पे टिक करना है, और अदर में है तो अदर कर देंगे। हमने दोस्तों हमारी लिमिट से ज़्यादा इनकम है तो हमने उस पर टिक करके हमने कंटिन्यू कर दिया है। जैसे ही कंटिन्यू करेंगे तो दोस्तों ये कह रहा है कि वी हैव प्री फिल्ड यूर रिटर्न बेस्ड इन्फॉर्मेशन अवेलेबल। क्या हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है जो पहले से ही हमारे पास फील्ड है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास, उनको आप कन्फर्म कर दीजिए। अगर उनमें से कुछ चेंज करना चाहते हैं तो आप चेंज करके आगे प्रोसीड कर सकते हैं। तो हम इसको काट देंगे यहाँ से और हमें वैलिडेट रिटर्न के अंदर दोस्तों 5 स्टेप में चलना है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन, हमारी ग्रॉस टोटल इनकम, कितनी हमने छूट लेनी है, डिडक्शंस, कितना हमारा टैक्स है हमने भर दिया है, हमारा TDS कट गया है, और हमारी कितनी जो टैक्स की लायबिलिटी आती है। तो दोस्तों लेट्स वैलिडेट योर प्री फिल्ड रिटर्न, ये कहते हैं कि आपकी जो पहले से हमारे पास डेटा है उसको वैलिडेट कर लीजिए। तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन में हम जाएंगे दोस्तों। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में जाने के बाद में हमको यहाँ पे अपना नाम वगैरह कॉन्टैक्ट डिटेल आ जाएगी। इसके बाद में ITR 1 भरना चाहते हैं अगर हम, तो हमें जो हमारा एम्प्लॉयमेंट है, जो जहाँ से हमें सैलरी आ रही है उसकी हमें डिटेल देनी है कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, स्टेट गवर्नमेंट का है, या कहाँ से हमें अगर पेंशन आ रहा है तो पेंशनर लिखेंगे। हमारी दोस्तों ये प्राइवेट स्कूल से इनको एक सैलरी आ रही है तो हम अदर में लिख के इसको आगे करेंगे। इसके बाद में कौन से सेक्शन में आप अपनी रिटर्न भरना चाहते हैं, सेक्शन 139(1) होती है जब आप अपनी ड्यू डेट से पहले रिटर्न भरते हैं, मतलब 30 सितंबर से पहले रिटर्न भरेंगे तो ये आ जाएगा। 30 सितंबर से बाद में बिलेटेड रिटर्न भरेंगे 31 जनवरी तक तो आपका ये आ जाएगा 139(4), और आप किसी भरी हुई रिटर्न को चेंज करना चाहते हैं तो आपका 139(5) रिवाइज आ जाएगा। और आपने कमिश्नर साहब से, इनकम टैक्स कमिश्नर से अगर आपने कंडोनेशन ऑफ डिले की रिक्वेस्ट दी थी और उन्होंने आपको बोला है कि आप अपनी रिटर्न भर दीजिए पिछले सालों की, तो आप इसमें आ जाएंगे। इसके बाद में फाइल्ड इन रिस्पॉन्स
टू नोटिस अंडर सेक्शन, अगर आपको कोई नोटिस आया हुआ है तो उसके रिस्पॉन्स में आपको रिटर्न भर रहे हैं तो इनमें से सेलेक्ट कर लेना। लेकिन हमारे मामले में कोई नोटिस नहीं आया है, हम हमारी मर्जी से रिटर्न भर रहे हैं तो हमने 139 कर दिया और यहाँ से कुछ सेलेक्ट नहीं करना है। इसके बाद में दोस्तों, आर यू ऑप्टिंग फॉर न्यू टैक्स रिजाइम अंडर सेक्शन 115 BAC। जैसे आपको पता होगा फाइनेंशियल ईयर 2021 से न्यू टैक्स स्लैब, ओल्ड टैक्स स्लैब, दो ऑप्शन दोस्तों आपको अवेलेबल रहेंगे। आपको चूज करना है कि आपको किस ऑप्शन में जाना है। अगर दोस्तों हम न्यू ऑप्शन में जाना चाहते हैं, यस करते हैं, तो आपको ये एक एरर मैसेज देगा या एक वार्निंग देगा कि आपने न्यू टैक्स पोर्टल में जो प्रोविजन है, जो न्यू रिजाइम को सेलेक्ट किया है, लेकिन आप यू विल नॉट बी एलिजिबल। आपको हाउस लोन, हाउस प्रॉपर्टी का जो भी ब्याज होगा, मतलब हाउस लोन की जो बेनिफिट नहीं ले पाएंगे, आपको अलाउंसेज नहीं मिलेंगी, स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 की वो नहीं मिलेगी, इंटरेस्ट नहीं मिलेगा आपको जो कि हाउस लोन के ऊपर आप दे रहे हो। इस तरह से मतलब सेक्शन 80C, और इन सब की भी छूट नहीं मिलेगी। अगर आप चाहते हो कि हमें न्यू रिजाइम में जाना है तो आप प्रोसीड करेंगे, नहीं तो आप इसे कैंसिल कर देंगे। तो हम दोस्तों नो करने वाले हैं क्योंकि हमें नए टैक्स स्लैब में नहीं जाना है, हमने बेनिफिट भी लेना है डिडक्शंस का, तो हम इसको नो करके आगे बढ़ेंगे। आप अपने सुविधा अनुसार इसको यस नो कर सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों बैंक डिटेल पूछ रहा है कि ये बैंक खाता है आपका और इसके अंदर आपका रिफंड आएगा, क्योंकि एक बैंक अकाउंट आपका होना जरूरी है दोस्तों। ये प्री वैलिडेट नहीं है, मतलब इनकम टैक्स में एक प्री वैलिडेशन जरूरी कर दिया है इस साल से, तो उसके भी हम एक सेपरेट वीडियो में आपको डिटेल से बताएंगे। एक बार के लिए हमारा जो खाता ऐड है तो हम इसको पड़ा रहने देंगे। अगर हमारा एक से ज़्यादा खाता है दोस्तों, 3, 4, 5 अकाउंट हैं आपके, तो ऐड अनदर करके हम कंटिन्यू करेंगे तो हमें ये पूछ लेगा कि आपका कौन सा खाता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, बैंक अकाउंट नंबर, और ये कन्फर्म करो, IFSC कोड डालोगे, बैंक का नाम और यहाँ पे ब्रांच अपने आप आ जाएगी। मतलब जितने भी खाते हैं आपको सभी को ऐड कर लेना है, क्योंकि वहाँ पे पैन नंबर दिया हुआ है, इनकम टैक्स के पास पहले से आपकी इन्फॉर्मेशन पहुँची हुई है। तो हमने, हमारा एक ही खाता है तो हमने इसको ऐड किया हुआ है, और इसको प्री वैलिडेट हम बाद में भी कर सकते हैं और हम कन्फर्म कर देंगे। तो दोस्तों पर्सनल इन्फॉर्मेशन हमारी कन्फर्म हो गई है, ये देखिए ग्रीन टिक लग गया है। इसके बाद में ग्रोस टोटल इनकम के ऊपर आ जाएंगे। ये हमारी इनकम टैक्स का जो मेन पार्ट है कि हमारी कितनी इनकम है वो हम सरकार को बताने वाले हैं। दोस्तों ITR 1 के अंदर इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, ये 3 तरह की इनकम ही आप इसमें ले सकते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं इनकम फ्रॉम सैलरी से। दोस्तों सैलरी के केस में क्या होता है, आपको फॉर्म 16 नंबर फॉर्म मिल जाता है और उसके आधार पर बड़ी इजी तरीके से आप अपनी जो रिटर्न है, ये डिटेल है, वो फीड कर सकते हैं। अगर आपका 16 नंबर फॉर्म इशू नहीं हुआ है फिर भी आपको सैलरी आ रही है तो आप इसको मैन्युअली यहाँ पे एडिट करके आपको इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आपको 16 नंबर फॉर्म इशू हुआ है और इनकम टैक्स में उन्होंने चढ़ाया, शो किया हुआ है, तो सारी की सारी डिटेल यहाँ पे आपको आ जाएगी। तो दोस्तों हम अपनी इच्छा से यहाँ पे अपनी डिटेल डालना चाहते हैं तो हमने इसको ओपन कर लिया है। दोस्तों इसमें आपको एम्प्लॉयर का नाम वगैरह और ये सब डिटेल नहीं पूछने वाला है, डायरेक्ट सैलरी की इनकम पूछेगा। जब हम हमारे सॉफ्टवेयर से रिटर्न भरते हैं तो उसके अंदर कंप्यूटेशन बनता है, तो वहाँ पे एम्प्लॉयर का नाम, एड्रेस वगैरह सारी चीज़ें ये पूछता है। तो आपको दोस्तों अगर आपने फॉर्म 16, ये कह रहा है वी हैव प्री फिल्ड दिस वैल्यू फ्रॉम योर फॉर्म 16 नंबर फॉर्म से अपने आप डिटेल आ जाएगी। यहाँ पे अगर आपके पास में नहीं आ रही है डिटेल या आपके 16 नंबर फॉर्म इशू नहीं हुआ है तो सैलरी एज पर सेक्शन 17(1), इसके अंदर दोस्तों ये यहाँ पे बता रहा है कि 17(1) के अंदर ये अमाउंट है, ये आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। तो हमारे केस में दोस्तों इस व्यक्ति की 1,60,000 रुपये सैलरी की इनकम है तो हम यहाँ पे डाल देंगे। इसके बाद में वैल्यू ऑफ परक्यूजिट, मतलब ऐसा कोई सीनियर एम्प्लॉई है जो उसको कुछ अलग से बेनिफिट मिल रहे हैं दोस्तों, तो वो परक्यूजिट में आ जाएंगे। जैसे कि बैंक मैनेजर वगैरह या बड़े पोस्ट के जो अधिकारी होते हैं उनको ये परक्यूजिट मिलते हैं। अगर आपको मिले हैं तो यहाँ पे डाल सकते हैं। और आपको कोई डाउट है कि इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी तो आई के ऊपर क्लिक करके आपको ये देखिए दोस्तों यहाँ से पता लग जाएगा कि यहाँ से आपको ये लेना है। इसके बाद में प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी के बदले कुछ प्रॉफिट मिला, ऐसा कुछ डिटेल है तो वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों आपको एग्जम्प्ट अलाउंसेज में यहाँ पे छूट लेनी है। अगर किसी अलाउंसेज की छूट लेनी है आपको, जैसे लिव ट्रैवलर अलाउंसेज LTA, और आपको ये देखिए रेमुनरेशन रिसीव्ड हुआ है, अलाउंसेज हुए हैं आउटसाइड इंडिया अगर आप गए थे, डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेचुटी मिली है आपको डेथ पर, तो सारी की सारी टैक्स फ्री हो जाएगी। और इसके बाद दोस्तों काफ़ी सारी की चीज़ें और है, कम्यूटेड पेंशन, अनकम्यूटेड पेंशन होती है तो कम्यूटेड पेंशन मिलेगी तो भी आपकी एग्जम्प्ट हो जाएगी। इसके बाद में जो भी आपको अगर दोस्तों अलाउंसेज मिले हैं तो यहाँ से आप सेलेक्ट करके और उसको आप अपनी रिटर्न में दिखा सकते हैं। डू यू वांट टू क्लेम
मोर एग्जाम्पशंस, इसके अलावा भी कोई एग्जाम्पशंस है तो दोस्तों आप ऐड करके वहाँ पे उसकी छूट ले सकते हैं। तो ये प्लस माइनस करने के बाद दोस्तों आपकी नेट सैलरी 1,60,000 रुपये आ गई है। बहुत सारे लोग हमसे क्वेश्चन करते हैं कि सर स्टैंडर्ड डिडक्शन की छूट हमें कैसे मिलेगी, अलग से हमें कुछ कहाँ पे भरना पड़ेगा। तो मैं दिखाना चाहूँगा, ये देखिए डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 के अंदर आपको ये 50,000 रुपये की स्टैंडर्ड डिडक्शन अपने आप ही घटाकर दे रहा है। मतलब आपको कहीं पे अलग से डिटेल नहीं डालने की जरूरत है। अगर आपने सैलरी की इनकम डाली है तो 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको मिल जाएगी। इसके बाद में दोस्तों प्रोफेशनल टैक्स जो है इसकी भी आपको छूट मिलती है, ये फॉर्म 16 में आपको मिल जाएगा। अगर कोई मिली है तो आप उसको दिखा देंगे, अदरवाइज ये इसको छोड़ देंगे। इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी, मतलब सैलरी के अंदर आपकी 1,10,000 रुपए की इनकम है, उसके ऊपर आपको टैक्स देना है। मतलब टैक्सेबल इनकम आपकी इतनी होती है और इसको हम सेव कर देंगे। ये लोडिंग ले रहा है दोस्तों। सेव करने के बाद में मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि आपकी इनकम फ्रॉम सैलरी 1,10,000 रुपये आ गई है। अब इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की बात करते हैं। इसमें इनकम ओनली फ्रॉम वन हाउस प्रॉपर्टी कैन बी शोवन। इस ITR में सिर्फ एक हाउस प्रॉपर्टी का ही आप जो इनकम है या जो डिडक्शन है वो ले सकते हैं। हाउस प्रॉपर्टी के अंदर दोस्तों 3 तरह की प्रॉपर्टी यहाँ पे दिखा रहा है। एक तो सेल्फ ऑक्यूपाइड, एक लेट आउट। सेल्फ ऑक्यूपाइड मतलब जिसमें आप खुद रहते हैं। दोस्तों जिस घर में आप खुद रहते हैं उस पर किराया तो आपको आता नहीं होगा। तो अगर उस घर को बनाने के लिए आपने कोई लोन लिया था, होम लोन लिया था और उसके ऊपर कोई ब्याज चुकाया है, आप चुकाते तो दोस्तों उसकी किस्त है। किस्त के अंदर इंटरेस्ट और प्रिंसिपल 2 चीज़ें आ जाती हैं। इंटरेस्ट का जो कंपोनेंट है वो आपको यहाँ छूट मिल जाएगी और आपको यहाँ पे दोस्तों 2 लाख रुपए तक छूट मिल जाएगी। मान लो मैं 2,50,000 रुपये की छूट ले रहा हूँ दोस्तों, तो ये बोल रहा है कि द अमाउंट कैन नॉट एक्सीड 2 लाख रुपीज़। मतलब आपको 2 लाख रुपए तक अगर आपने हाउस लोन का जो इंटरेस्ट दिया है उसकी आपको छूट मिल जाएगी। और पिछले साल का किराया इस साल मिला है तो 30% की आपको एक छूट मिलती है, वो घटा के यहाँ पे आप लिख देंगे तो वो आपकी इनकम में जुड़ जाएगा। तो हमारे मामले में दोस्तों अभी सेल्फ ऑक्यूपाइड है। दूसरा है लेट आउट। अगर आपने मकान को किराए पर दे रखा है दोस्तों, तो ग्रॉस रेंट रिसीव्ड, कितना तो आपको किराया आया है। किराया मान लो दोस्तों 5 लाख रुपए आपको आ गया है और आपने जो लोकल अथॉरिटी को कितना टैक्स वगैरह, म्यूनिसिपल टैक्स वगैरह होता है दोस्तों, मान लो वो आपने भर दिया है, तो इसको घटाने के बाद जो इनकम रहेगी उस पर 30% आपको छूट मिल जाएगी एनुअल वैल्यू की, जिसको कि स्टैंडर्ड डिडक्शन ही बोलते हैं। ये घटने के बाद दोस्तों आपने जो लोन लिया था उसको पे करने के लिए जो इंटरेस्ट पेड किया है वो कितना आपने दिया है। तो मैंने दोस्तों अगर यहाँ पे 5 लाख लेता हूँ तो सारी की सारी छूट मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है। सेल्फ ऑक्यूपाइड में तो 2 लाख रुपए की लिमिट है और अगर आप किराए पर देते हो मकान को तो जितना भी ब्याज दिया है सारी की सारी छूट ले सकते हो। ये प्लस माइनस करने के बाद आपकी ये माइनस में आ गई है, तो मतलब इतने रुपए की बाकी इनकम आपकी कम हो जाएगी। तो हमारे मामले में दोस्तों हाउस प्रॉपर्टी की इसकी इनकम नहीं है, तो मैं इसको कैंसिल कर दे रहा हूँ और आगे बढ़ते हैं। सैलरी की इनकम डिस्कस कर ली है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी डिस्कस कर ली है। इसके बाद में दोस्तों इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, ऐसी कोई इनकम जो आपकी बाकी 4 हेडों में नहीं आ रही है तो आपकी यहाँ पे आ जाएगी। तो इसमें हमें ऐड डिटेल कर लेना है। ऐड डिटेल दोस्तों करेंगे तो आपको यहाँ पे यस नो करके ये इस बार नया तरीका दिया है इन्होंने। डू यू हैव इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट इन इंडिया। मतलब ऐसा कोई व्यक्ति तो होगा नहीं जिसका इनकम टैक्स जो सेविंग खाता नहीं होगा। एक खाता हो चाहे 5 खाते हो, सभी में पैन कार्ड लगा हुआ है, सभी इनकम टैक्स में ध्यान में है। तो आपको दोस्तों इन सभी इंटरेस्ट जो आपको मिलता है 3 महीने 6 महीने साल में, उसको जोड़ लगा लेना है और यहाँ पे आपको यस कर देना है। दोस्तों हमारे मामले में 2053 का इंटरेस्ट है इस व्यक्ति को मिला है सेविंग का, तो हमने यहाँ पे लिख दिया है। इसके बाद में डू यू हैव इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम डिपॉजिट और ऐसा ऐसा करके रिसीव्ड इनकम एज एनहांस कंपनसेशन। एनहांस कंपनसेशन दोस्तों हमें कुछ नहीं मिला है तो हमने इसको नो कर दिया है। डू यू हैव इनकम फ्रॉम फैमिली पेंशन। दोस्तों फैमिली पेंशन ऐसी पेंशन होती है जो उस व्यक्ति को नहीं मिलती है, उसके अलावा उसके परिवार को मिलती है। अगर कोई व्यक्ति एक्सपायर हो गया है और उसकी वाइफ को जो पेंशन मिल रही है वो यहाँ पे टैक्सेबल हो जाएगी दोस्तों फैमिली पेंशन के अंदर। इंटरेस्ट फ्रॉम इनकम टैक्स रिफंड। दोस्तों पिछले साल क्या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बहुत ही लेट रिफंड जारी किए थे, लोगों को 6-6 महीने लगा दिए थे रिफंड देने के लिए। तो जो लेट रिफंड आता है दोस्तों तो उसमें 6% का आपको ब्याज भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट देता है। मान लो 10,000 रुपये का इनकम टैक्स का रिफंड आना था, 10,500 आया है, तो इसको यस करके आप 500 रुपये का आप यहाँ पे जो इंटरेस्ट मिला है वो आपकी इनकम है उसको यहाँ पे लिख देंगे। एनी अदर इनकम में दोस्तों आपकी कोई और भी इनकम है तो हमारी इनकम दोस्तों एक तो है हमारे LIC का जो कमीशन आ रहा है वो, प्लस में ये व्यक्ति ट्यूशन भी पढ़ाता है तो इसकी ट्यूशन इनकम भी आ रही है, तो हमें यहाँ पे यस कर देना है। यस करने के बाद दोस्तों इनको सभी को जोड़ के लिखना है आपको। हमारे मामले में 1,33,000 रुपये LIC का कमीशन है जो मैंने आपको फॉर्म 26A में दिखाया था, ये देख सकते हैं आप दोस्तों 133। और इसके बाद में 1,80,600 रुपये इस व्यक्ति ने ट्यूशन भी पढ़ाया है तो यहाँ पे हम लिख देंगे। तो इन दोनों का बाइफिक्रेशन है, जो डिस्क्रिप्शन है वो यहाँ पे हम लिख देंगे। LIC कमीशन जो है इसका 1,33,434 है। और इसके बाद में
ट्यूशन एंड कोचिंग से दोस्तों जो इसकी इनकम हुई है 1,80,600 हुई है। मतलब इन दोनों को लिख देंगे। इसको इसके बाद में डू यू हैव डिविडेंड इनकम। डिविडेंड इनकम दोस्तों फाइनेंशियल ईयर 2021 से आपको शेयर मार्केट के अंदर जो आपने पैसा इन्वेस्ट किया है उसके ऊपर जो डिविडेंड के रूप में पैसा मिलेगा वो आपको अपनी इनकम में जोड़ना है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। उसको भी दोस्तों आपको इस पार्ट अगर बाइफिक्रेशन करना है, अलग अलग पीरियड का अलग अलग दिखा के आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो हमारी डिविडेंड इनकम नहीं है तो हमने इसको नो कर दिया है और इसको कन्फर्म कर दिया है। अब दोस्तों ये कन्फर्म होने के बाद में पर्सनल डिटेल के बाद में इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, ये हमारी जो दोस्तों है हमने डाल दी है। इसको डिविडेंड इनकम हमारी नहीं है तो इसको यहाँ से डिलीट कर देंगे। और इसके बाद में दोस्तों एग्जम्प्ट इनकम। एग्जम्प्ट इनकम मतलब ऐसी इनकम जो कि इनकम टैक्स लगता ही नहीं है, जिस पे पहले से ही एग्जम्प्ट है, लेकिन आपको दिस इन्फॉर्मेशन इज ओनली फॉर रिपोर्टिंग पर्पज। आपको सिर्फ बतानी है, इस पे कोई टैक्स नहीं देना है। इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ ऐड करके कि कौन कौन सी एग्जम्प्ट इनकम होती है। एग्रीकल्चर इनकम दोस्तों टैक्स फ्री होती है, उस पर किसी तरह का कोई टैक्स नहीं लगता है। अगर आपकी इनकम 5,000 रुपये तक एग्रीकल्चर की तब आप इस ITR में दिखा सकते हैं। अगर आपकी इनकम 5,000 से ज़्यादा है तो आपको ITR 2 भरनी पड़ेगी, ITR 1 आपके लिए नहीं है। इसके अलावा दोस्तों कोई आपको गवर्नमेंट इससे कंपनसेशन मिला है, कोई ऐसा कोई अमाउंट मिला है, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, सुपर एन्यूएशन फंड, कोई आपको स्कॉलरशिप मिली है दोस्तों। अलाउंसेज ऑफ MP MLA MLC, जो ये नेता लोग होते हैं दोस्तों, ये अपनी जो सैलरी है उसके ऊपर टैक्स नहीं देते हैं, क्योंकि ये खुद ही रूल बनाने वाले होते हैं। तो ये वो बोलते हैं ना कि हलवाई भूखा नहीं मरता है, तो ये जो MP MLA है ये खुद टैक्स नहीं देते हैं। इन्होंने ऐसा रूल बना रखा है कि इन्हें जो इनकम होगी सैलरी के रूप में उसके ऊपर किसी भी तरह का कोई टैक्स इनको नहीं देना है। ये बहुत बड़ी विडंबना है दोस्तों हमारे देश के लिए। इसके बाद में कोई अवार्ड वगैरह मिला है, कोई पेंशन परम चक्र की मिली है आपको, मेडिकल डिसेबिलिटी पेंशन होती है वो मिली है। मतलब ऐसी कोई इनकम जो टैक्सेबल नहीं है वो आपको मिलती है, तो आपको यहाँ पे। तो दोस्तों हमारी कोई भी एग्जम्प्ट इनकम नहीं है तो हम इसको कैंसिल कर देते हैं। काफ़ी लोडिंग लेता है क्योंकि नया नया ये पोर्टल है। हमने सैलरी की इनकम डाल दी है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस कर लिया है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है वो हमने डाल दी है यहाँ पे, और एग्जम्प्ट इनकम हमारी नहीं है, कोई होगी तो हम उसको डाल देंगे। इसके बाद में हम इसे कन्फर्म कर देंगे। तो जैसे ही हमने कन्फर्म किया तो दोस्तों देखिए पर्सनल इन्फॉर्मेशन हमारी कन्फर्म हो चुकी है। ग्रॉस टोटल इनकम जितनी भी तरह की इनकम थी हमारी वो हमारी कन्फर्म होगी और हमारी 4,26,000 रुपये इनकम आ रही है। इसके बाद में टोटल डिडक्शन में मतलब दोस्तों हमने आपको शुरू में बताया था कि न्यू टैक्स स्लैब जो है, न्यू टैक्स रिजाइम है वो सेलेक्ट नहीं किया है। अगर वो करते तो आपको डिडक्शन नहीं मिलती। हमने ओल्ड टैक्स स्लैब ही चुना है, तो इसके अंदर हमको जितनी भी डिडक्शंस हमने लेनी है वो हमने इसको यहाँ पे दिखा देनी है। इसमें सबसे पहले दोस्तों हम 80C के बारे में डिस्कस, इसके अंदर जो डिडक्शन लेंगे, आर यू एलिजिबल टू क्लेम एनी डिडक्शन फॉर डोनेशन पेड। हमने किसी भी तरह की कोई डोनेशन पेड नहीं की है तो हम यहाँ पे नो कर देंगे। अगर आपने किया तो यस करके उसकी डिटेल डाल सकते हैं। और आपने कोई साइंटिफिक रिसर्च के ऊपर कोई पैसा दिया है, क्लेम करना है, तो वो भी आप यस या नो करके ले सकते हैं। इसके बाद में 80GG एक सेक्शन होता है दोस्तों, काफ़ी अच्छा सेक्शन है। अगर आप सैलरी एम्प्लॉयड हैं और आपको HRA मिल रहा है और आप किराए के मकान पे रहते हैं तब तो आप उसकी छूट ले सकते हैं दोस्तों। अगर आपको HRA नहीं मिल रहा है या अगर आप बिजनेस करते हैं, सैलरी एम्प्लॉयड नहीं है और किराए के मकान पर रहते हैं, तो ये सेक्शन आपको रिलीफ देने वाला है। 80GG के अंदर 5,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से 60,000 रुपये की आप दोस्तों छूट ले सकते हैं इसके अंदर। इसके ऊपर एक विस्तार से हम वीडियो बनाने वाले हैं, उसके अंदर आपको क्लियर हो जाएगी। मतलब अभी हम इसकी 80GG की छूट यहाँ पे नहीं ले रहे हैं। इसके बाद में दोस्तों आर यू एलिजिबल टू क्लेम डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ LIC PPF वगैरह, ये यहाँ पे 80C लिख दिया है इन्होंने। तो 80C के अंदर तो दोस्तों हमने छूट लेनी है तो उसको हमने यस कर दिया है। 80C के अंदर हमने LIC जो हमने भरी थी उसकी छूट लेनी है, तो हमने 17,000 रुपये की LIC इस व्यक्ति ने पूरे साल में पेड की थी, प्रीमियम भरा था, तो वो हमने छूट इसकी ले ली है। 80CCD2 के अंदर दोस्तों NPS जो होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो होता है, जो एम्प्लॉयर के द्वारा दिया जाता है, उसकी छूट लेनी है नहीं लेनी है। ये नॉर्मली दोस्तों जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉय होते हैं उनके लिए होता है, और गवर्नमेंट के एम्प्लॉय होंगे तो उनको फॉर्म 16 भी मिलेगा और उसमें आपको डायरेक्ट वहाँ पे पता लग जाएगा कि इतने रुपए की आपको 80CCD में छूट लेनी है, तो आप वहाँ से रेफर कर सकते हैं। हमारे केस में दोस्तों ये छूट नहीं लेनी है। 80D होता है दोस्तों मेडिकल इंश्योरेंस होता है। अगर आपने अपने या अपने फैमिली स्पाउस में किसी को जो
प्रीमियम लिया था जिसमें कि आपने हेल्थ इंश्योरेंस के रिलेटेड कुछ पैसा दिया है या आपने मेडिकल एक्सपेंडिचर किया है तो उसकी छूट आप यहाँ पे ले सकते हैं, हम इसको भी नो कर रहे हैं। ATE दोस्तों, ATE का मतलब है एजुकेशन लोन लिया है आपने, हायर स्टडी करनी है खुद की, आपके बच्चों की या आपकी वाइफ की, और उसके लिए आपने लोन लिया है, तो उस लोन के ऊपर जो ब्याज देंगे उस ब्याज को आप 8 सालों तक छूट ले सकते हैं, हम इसको भी एक बार नो कर रहे हैं। आर यू एलिजिबल टू क्लेम एनी अदर डिडक्शन, इसके अलावा भी कोई और डिडक्शन आपने लेनी है दोस्तों तो आप यहाँ पे नीचे दिखा देंगे। 80CCC, CCD1, NPS के बारे में मैंने बता दिया था। 80DD जो होता है वो मेडिकल ट्रीटमेंट करवाना होता है किसी डिपेंडेंट का जो कि डिसेबल है। 80DDB के अंदर उसका ट्रीटमेंट होता है स्पेसिफाइड डिसीज में। 80EE के अंदर होता है दोस्तों होम लोन के अंदर जो ब्याज दिया है। 80EA जो होता है दोस्तों जो अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम के अंदर आपने कोई मकान लिया है और उसके ऊपर ब्याज देते हो तो इसकी अलग से आपको छूट मिल जाएगी 1.5 लाख रुपए की। इसके अलावा दोस्तों अगर आप कोई इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल खरीदते हो तो उसके ऊपर भी आपको डिडक्शन मिलने वाली है 80EEB के अंदर। 80GGC के अंदर आपने कोई पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन दी है दोस्तों, जो 80G के अंदर आप किसी संस्था को डोनेशन देते हो उसके अंदर एक लिमिट होती है, ग्रॉस टोटल इनकम के 10% से ज़्यादा की आप छूट नहीं ले सकते हो। लेकिन पॉलिटिकल पार्टी को कोई भी डोनेशन देते हो वो बिना किसी लिमिट के आपको 100% छूट मिल जाएगी। मतलब डोनेशन लेते टाइम भी इन्होंने अपने हिसाब से रूल बनाया है, अब जब इनको सैलरी मिलती है उसके हिसाब से भी इन्होंने अपना रूल बनाया है कि हम सैलरी पर टैक्स भी नहीं देंगे। इसके बाद दोस्तों 80TTA और TTB 2 सेक्शन होते हैं। TTB जो दोस्तों ये हाईलाइट नहीं हो रहा है, ये हमें एडिट नहीं कर पा रहे हैं, ये क्यों हो रहा है दोस्तों? 80TTB सेक्शन जो होता है वो सीनियर सिटीजन के लिए होता है। ऐसा कोई व्यक्ति जो 60 साल से ऊपर है उसको TTB के अंदर 50,000 की छूट मिलती है। हमारा जो व्यक्ति है टैक्स पेयर है जो 60 साल से कम है तो 80TTA के अंदर उसने जो सेविंग का ब्याज दिया था उसकी आपको छूट मिलने वाली है। सेविंग के ब्याज के ऊपर 10,000 रुपये तक छूट मिल जाएगी, वो हमने यहाँ पे दिखा देनी है। इसके बाद में हमें कंटिन्यू के ऊपर ओके करना है। तो दोस्तों कंटिन्यू पर ओके करते हैं तो ये कहता है कि 80TTA जो आपका है हमारे जो डिडक्शन डिटेल प्रोवाइड की है एम्प्लॉयर ने उसमें मैच नहीं कर रहा है, तो नहीं कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हमारा तो यहाँ पे कोई डिडक्टर नहीं है। अगर उसने नहीं भी दिखाई तो हम यहाँ पे इसकी छूट ले सकते हैं। इसके बाद में जैसे ही हम कंटिन्यू पर ओके करेंगे तो आपकी ये वापस से समरी दिखा देगा कि कौन कौन सी छूट आपने कहाँ कहाँ पे लेनी है। ये दिखाने के बाद आपको यहाँ पे कंफर्म कर देना है। कंफर्म करने के बाद दोस्तों पर्सनल इन्फॉर्मेशन कंफर्म हो गई, ग्रॉस टोटल इनकम कंफर्म हो गई, टोटल डिडक्शन आपकी कंफर्म हो गई। अब टैक्स पेड के बारे में बात करना चाहेंगे। मतलब अगर टैक्स पेड के अंदर 3-4 चीज़ें होंगी। TDS आपका किसी ने काटा है तो वो यहाँ पे आपका शो करना है। किसी ने TCS कलेक्ट किया है, TDS सैलरी में आया है तो दोस्तों फॉर्म 16 से आ जाएगा। अदर देन सैलरी में आया है तो यहाँ आ जाएगा। हमारे को LIC का कमीशन मिल रहा था वो अदर देन सैलरी है तो उसकी डिटेल हम यहाँ पे डाल देंगे। क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा है ऑटोमेटिक तो हमें मैनुअली यहाँ पे डालना पड़ेगा। ऐड अदर में जाकर के हमें यहाँ पे उसकी डिटेल डालनी पड़ेगी। इसके लिए हमें फॉर्म 26AS को वापस से ओपन करना पड़ेगा। हम फॉर्म 26AS पे जैसे हमने क्लिक किया, इसको कन्फर्म किया तो हमें ये नए पेज पर ले गया। आई एग्री पर क्लिक करके प्रोसीड करेंगे, व्यू टैक्स क्रेडिट करेंगे और असेसमेंट ईयर 21-22 सेलेक्ट करेंगे और HTML पे ओके करके व्यू डाउनलोड करेंगे। तो इसमें दोस्तों ये डिटेल आ गई है। ये हमारा जो 10 नंबर है डिडक्टर का, इसको हम कॉपी करके यहाँ पे डाल देंगे। कॉपी करके डालेंगे तो ये नेम है, ब्रांच ऑफिस ये भी नहीं ले रहा है, ये हमें डालना है तो हमने ये नाम डाल दिया है। ग्रॉस रिसिप्ट विच इज सब्जेक्ट टू टैक्स डिडक्शन, मतलब कितने रुपए की रिसिप्ट आपको पैसा मिला है तो 133,433 पॉइंट समथिंग है तो हम राउंड फिगर में 1 रुपये ऊपर डाल देंगे। तो हम यहाँ पर दोस्तों 1,33,434 रुपये डाल देंगे। ईयर ऑफ डिडक्शन मतलब कौन से साल में आपको डिडक्शन इसने की है तो ये 2020 में की है। और इसके बाद में टैक्स डिडक्टेड कितना रुपया इन्होंने हमारा TDS काट लिया है तो TDS इन्होंने ये देखिए टोटल टैक्स डिडक्टेड है 5,015 रुपये। तो यहाँ पे 5015 हम डिटेल डाल देंगे। TDS क्लेम दिस ईयर, तो ये 5,015 रुपये हमें इस साल में ही क्लेम करना है, इसके ऊपर ऐड कर देंगे। सैलरी पर कोई TDS कटा है तो यहाँ पे आ जाएगा, अदर सैलरी वाला यहाँ पे आ जाएगा। और दोस्तों इसके बाद TCS होता है TDS का छोटा भाई, जो कि या तो अल्कोहल लिकर बेचते हैं, उस जो खरीदने जाते हैं तब ये कलेक्ट होता है। आप कोई व्हीकल मोटर व्हीकल 10 लाख से ऊपर की कोई गाड़ी कार खरीदते हैं तब ये आपको कलेक्ट होता है। और अगर आप फॉरेन में पढ़ने जा रहे हैं और उसकी फीस भरते हैं 7 लाख से ऊपर तब आपको ये TCS कलेक्ट होता है। तो हमारे मामले में ये नहीं है तो हम इसको नहीं करेंगे। एडवांस टैक्स और सेल्फ असेसमेंट टैक्स, जिस व्यक्ति का जो टैक्स होता है 10,000 रुपये से ज़्यादा बनता है तो उसे एडवांस में ही भरना पड़ता है। अगर वो आपने भरा है तो यहाँ डिटेल आ जाएगी। और आपका इस साल में कोई टैक्स बनता है जो आपने अभी भरना है या भर दिया है तो ये सेल्फ असेसमेंट टैक्स में आ जाएगा। तो हमारा ओनली TDS था दोस्तों, हमने इसको कन्फर्म कर देना है। आप अपने हिसाब से जो आपका केस होगा उसके हिसाब से आप इसे देख सकते हैं।
पर्सनल इन्फॉर्मेशन कंफर्म हो गई है, ग्रॉस टोटल इनकम कंफर्म हो गई है, डिडक्शन और टैक्स पेड, तो टोटल टैक्स लाइबिलिटी, अब आपका कितना टैक्स बनता है वो यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा। दोस्तों 4,26,000 रुपये इनकम आपकी आ रही थी सैलरी की और इनकम फ्रॉम मदर सोर्स में से, जिसमें से आपने 80C के अंदर LIC की छूट ले ली है 19,000 रुपये की, और एक तो ग्रॉस टोटल इनकम होती है, ये आपकी 2.5 से ऊपर हो जाएगी तो आपको रिटर्न भरने की मैंडेटरी हो जाता है। डिडक्शन के बाद आपकी 4,06,000 हो गई है। जैसे कि आपको पता है 2.5 लाख रुपए ही नॉर्मल छूट रहती है दोस्तों, 2.5 लाख से 5 लाख रुपए तक आपको 5% टैक्स देना पड़ता है। तो 2.5 लाख से ऊपर दोस्तों 4,06,400 में से अगर 2.5 लाख रुपए आपकी इनकम अगर हम देखें तो 1,56,000 रुपये पे ऊपर आपको 5% टैक्स देना है, जो कि 7,820 रुपये बनता है। और 7,820 रुपये दोस्तों यहाँ पे आपका टैक्स बन रहा है। लेकिन आपको ध्यान होगा एक रिबेट होती है सेक्शन 87A के अंतर्गत, जिस व्यक्ति की इनकम जैसे ये वाली इनकम है 4,06,000 रुपये, ये 5 लाख रुपए से कम है, तो उस व्यक्ति को 12,500 के टैक्स की छूट मिल जाएगी। 12,500 या जितना भी टैक्स है दोनों में से जो कम हो, तो हमारा 12,500 या 7,820 में से 7,820 कम है तो ये रिबेट दे रहा है और हमारा रिबेट के बाद में टैक्स 0 बन रहा है। अगर टैक्स बनता है तो टैक्स के ऊपर भी आपको 4% अलग से सेस देना पड़ता है। और एक रिलीफ होती है सेक्शन 89 के अंदर, ये एरियर के केस में होती है दोस्तों। काफ़ी सारे कर्मचारियों को पिछले साल का पैसा इस साल मिलता है, तो ये आपको जिस साल मिला है उस साल में गवर्नमेंट टैक्स लगा के जो आपका एम्प्लॉयर है TDS काट के दे देता है, लेकिन आपको उसी सालों में दिखाना पड़ता है कि मेरी उस साल में अगर हम इनकम लेते तो कितनी हमें छूट मिल जाती। इसके ऊपर भी एक सेपरेट वीडियो हम बना देंगे, अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे तो मतलब इसकी आपको कोई डिडक्शन अभी नहीं लेनी है तो इसको हम छोड़ रहे हैं। और इसके बाद में दोस्तों इंटरेस्ट 234A का कब लगता है, अगर आप रिटर्न है आपकी ड्यू डेट के बाद भरते हैं। 234B का कब लगता है, जब आपने एडवांस टैक्स भरना था उसे नहीं भरा है। 234C के अंदर इंटरेस्ट कब लगता है, जब आपने एडवांस टैक्स क्वार्टरली भरना था 3-3 महीने में, उसे पूरा नहीं भरा है। और लेट फीस होती है दोस्तों, अगर आप 30 सितंबर के बाद में रिटर्न भरेंगे और आपकी इनकम 5 लाख रुपए तक है तो 1,000 रुपये आपको लेट फीस लगेगी। और आप 30 सितंबर के बाद रिटर्न भरते हैं और आपकी इनकम 5 लाख से ज़्यादा है तो 10,000 रुपये की ये फीस आपको लगेगी। तो हमारे मामले में ऐसा कुछ नहीं है, तो हमारा टैक्स पेबल 0 आ रहा है, हमने इसको कन्फर्म कर दिया है। अब दोस्तों हमारे ये देखिए पांचों के पांचों ये हमारे जो ऑप्शन थे हमने सबमिट कर दिए हैं। इसके बाद में हम प्रोसीड पर ओके करेंगे। जैसे ही हम प्रोसीड पे ओके करेंगे दोस्तों, यू आर एलिजिबल फॉर ए रिफंड ऑफ 5020। हमारा 5,015 रुपये का TDS कटा था, हमारी इनकम 5 लाख से कम है जिसके ऊपर कोई टैक्स नहीं बनता है, तो 5,015 को राउंड फिगर में करके 5,020 कर दिया है। मतलब 5,014 होता तो 5,010 हो जाता, तो 5,020 रुपये आपका ये वापस से समरी दिखा रहा है। इतनी इनकम थी, इतनी डिडक्शन ले ली, इतनी टैक्सेबल इनकम है, इतना आपने टैक्स पेड किया है, इतना आपको रिफंड आ जाएगा। तो हमें प्रीव्यू रिटर्न करना है। अब रिटर्न को हमने देखना है कि हमें ये कैसे शो कर रहा है। तो इसके लिए प्रीव्यू करने के लिए हमें दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे उस व्यक्ति का नाम, उसके पिता का नाम और वो कैसे रिटर्न भर रहा है, सेल्फ भर रहा है तो यहाँ पे सेल्फ आ जाएगा और उसका पैन नंबर आ जाएगा। TRP दोस्तों टैक्स रिटर्न प्रिपेयर होते हैं जो कि इनकम टैक्स रिटर्न भरने का काम करते हैं, ये गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड होते हैं। अगर आप इनके सहायता से रिटर्न भरवा रहे हैं तो आपको उनका नाम और मोबाइल नंबर और ये TRP नंबर डालना है और गवर्नमेंट से उन्हें कितना पैसा मिल रहा है ये भी डालना है। तो हम अब रिटर्न खुद भर रहे हैं तो हमें यहाँ कुछ नहीं डालना है। प्रोसीड टू प्रीव्यू के ऊपर हमने ओके कर देना है। प्रोसीड टू प्रीव्यू के ऊपर ओके किया दोस्तों, तो हमें ये देखिए इसने सारा कुछ दिखा दिया है कैसे कैसे आप रिटर्न भर रहे हैं। सैलरी की इनकम आपकी कितनी है, स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में ये देखिए LIC का कमीशन और ट्यूशन कोचिंग की फीस है। इसके बाद 80C के अंदर LIC की हमने छूट ले ली है। और इसके बाद आपका दोस्तों 80TT सेविंग का ब्याज है उसकी छूट ले ली है। और आपका 7,820 रुपये टैक्स बनता था और आपको टैक्स जो है TDS कटा हुआ है 5,015 रुपये और वो आपको रिबेट मिल गया 7,820 रुपये। ये देखिए कोई टैक्स नहीं है आपका और जो अमाउंट है वो आपका रिफंड हो जाएगा। और इसका बैंक खाता यहाँ पे अपने आप आ गया दोस्तों। इसके अलावा भी इसमें कोई ज़्यादा डिटेल यहाँ पे नहीं है। तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद में ये हमारा TDS जिसने काटा था वो डिटेल आ गई है और इसका नाम वेरिफिकेशन वगैरह आ गया है। तो प्रोसीड टू वैलिडेशन पे हमें क्लिक कर देना है। तो दोस्तों जैसे ही प्रोसीड टू वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे तो ये बोल रहा है कि आपको 6 एरर यहाँ पे शो कर रहा है। तो 6 एरर कौन सी है, हम इसको एरर के ऊपर ओके करेंगे। तो ये हमें कंट्री सेलेक्ट करने के लिए कह रहा है, हम इंडिया को सिलेक्ट कर लेंगे, पिन कोड सेलेक्ट कर लिया है। तो ये छोटी सी एरर है दोस्तों, इसको हम अभी पूरा कर लेते हैं। आपका ये एड्रेस वगैरह आपको प्रॉपरली यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है।
एड्रेस सेलेक्ट करके आपको यहाँ पे सेव के ऊपर क्लिक कर देना है। तो इसके बाद वापस आपको यहाँ पे कंफर्म कर देना है। ये आपकी 5 रिटर्नें भरी हुई हैं, प्रोसीड करना है, आपको प्रीव्यू रिटर्न करनी है, ये सारा प्रोसेस वापस से करवा रहा है दोस्तों। प्रोसीड टू प्रीव्यू के ऊपर आपको ओके करना है और इसके बाद में ये डिटेल आपको वापस से दिखाएगा। बिल्कुल लास्ट में आकर के आपको प्रोसीड टू वैलिडेशन करना है कि हमारी वैलिडेशन कर दीजिए। अब ये फिर से 3 रिटर्न दिखा रहा है दोस्तों। ये 3 रिटर्नों में ये जो 3 एरर है इसको भी हम इसको एक बार क्लियर कर लेते हैं। तो दोस्तों 2-4 जो एरर आ रही थी एड्रेस वगैरह की वो हमने क्लियर कर दी है, वैलिडेशन सक्सेसफुल हो गया है। इसके बाद में हमें प्रोसीड टू वेरिफिकेशन करना है, मतलब इनकम टैक्स रिटर्न भर तो देंगे आप, लेकिन उसको वेरीफाई करना भी जरूरी होता है। बिना वेरिफिकेशन के आपकी रिटर्न जो है 120 दिन के बाद इनवैलिड हो जाती है। तो आपको पूरा ध्यान रखना है, रिटर्न भरते टाइम या भरने के बाद उसको आप वेरीफाई जरूर करें। ई वेरीफाई नाउ करोगे दोस्तों तो आपको यहाँ पर आधार OTP वगैरह के कई ऑप्शन दे देगा। हम ई वेरीफाई लेटर पर क्लिक कर रहे हैं, हम उसको बाद में वेरीफाई कर देंगे और कंटिन्यू पे क्लिक करना है। ये कह रहा है दोस्तों प्लीज नोट दैट वंस यू सबमिटेड द रिटर्न यू कैन नो लॉन्गर मॉडिफाई दिस। एक बार आपने रिटर्न भर दी तो उसको मॉडिफाई नहीं कर पाएंगे, वो तो हमें भी पता है। अगर आप फिर भी इन फ्यूचर आप चेंज करना चाहेंगे तो आप रिवाइज रिटर्न करके उसको चेंज कर सकते हैं। हमने सबमिट पे क्लिक कर दिया है। जैसे ही सबमिट पर क्लिक किया है दोस्तों तो ये समथिंग वेंट रॉन्ग का एरर दे रहा है। ई वेरीफाई वाई ITR, अगर हम ये दूसरा ऑप्शन लेते हैं और ये फिर से एरर यहाँ पे अगर सबमिट करते हैं, जैसे आप दोस्तों सबमिट करेंगे तो आपकी जो इनकम टैक्स रिटर्न है ये सबमिट हो जाएगी। अभी ये सिस्टम हो सकता है नया पोर्टल आया है तो काफ़ी दिक्कतें ग्लिचेज हैं इसके अंदर, और उसके अकॉर्डिंग आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। अगर आपके आधार कार्ड में नंबर नहीं जुड़ा हुआ है तो आपका एक प्रिंट निकलेगा ITR-V का, उसको साइन करके 120 दिन के अंदर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट CPC बेंगलोर को आप भेज सकते हैं, जो एड्रेस उसके नीचे लिखा होगा। अदरवाइज आप ई वेरीफाई नाउ के ऊपर क्लिक करके कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पे देखते आई वुड लाइक टू जनरेट आधार OTP से आप कर सकते हैं। अगर आपके पास डिजिटल सिग्नेचर है तो उसकी सहायता से कर सकते हैं, और नेट बैंकिंग और बैंक अकाउंट और डीमेट के थ्रू भी आप इसको वेरिफिकेशन कर सकते हैं। जैसे हमने इसको हाउ टू ई वेरीफाई आधार OTP से किया, कंटिन्यू किया, तो ये कह रहा है कि आपका आधार OTP उस मोबाइल नंबर पर चला जाएगा जो आपका रजिस्टर्ड है। यहाँ पे आप आधार OTP डालेंगे और तो वो आपकी जो है वो रिटर्न सबमिट हो जाएगी। जैसे हम इसको एक बार लेके देखते हैं, क्योंकि दोस्तों इनवैलिड OTP है, वो OTP डालेंगे तो आपकी ये सबमिट हो जाएगी। तो आशा करते हैं दोस्तों ITR-1 प्रैक्टिकली हमने शुरू से लेकर के लास्ट तक ये डिस्कस कर लिया है और आपको अच्छी तरह से समझ भी आ गया होगा कि कैसे आपको ये अपनी रिटर्न भरनी है। फिर भी कोई इस वीडियो से रिलेटेड या कुछ इनकम टैक्स से रिलेटेड कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन आपका रह जाता है दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में लिख दें, हम उसकी समस्या का समाधान करने की, रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। और आशा करते हैं ये वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक करना ना भूलें, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। इस ब्यूटीफुल इन्फॉर्मेशन को आप अपने चाहने वालों में भी शेयर कर सकते हैं ताकि उन्हें भी इस चीज़ का फायदा मिल सके। ओके, थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।